नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू कोल्ड वॉर की बाज़गश्त दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। उस न्यू कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका का डाउनफॉल कैसे हो रहा था, पिछले तकरीबन 20 साल की कहानी हम कवर करेंगे। और चाइना का राइज़ वहाँ से कैसे हो रहा था उस दौरान, उसको भी हम देखेंगे। और फिर जब ये न्यू कोल्ड वॉर अगर डेवलप होती है, जो कि लग रहा है, ये रहा है कि डेवलप होगी, तो फिर इसका मुख्तलिफ़ ममालिक पे क्या असर होगा, मुख्तलिफ़ रीजन्स पे क्या असर होगा, वो रीजन्स किस किस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाएंगे। ख़ास तौर पर फोकस रखेंगे यूरोप पे, क्योंकि यूरोप पिछले कोल्ड वॉर के अंदर मोस्टली अमेरिका के पास था, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था। वेस्टर्न यूरोप जो था और कुछ सेंट्रल यूरोप के भी ममालिक थे, वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन अब जाके ये यूरोपियन कंट्रीज़ किस को चूज़ करेंगे इस कोल्ड वॉर के ऊपर, क्योंकि इनका चाइना के साथ इकोनॉमिक स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उस पर बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं वबा का ज़िक्र करूँ। आप समझ जाएंगे वबा मैं किसे कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसका एग्जैक्ट नाम लूँगा तो उसको यूट्यूब पे कुछ ऑब्जेक्शन आ जाती है, वो फिर वीडियोस में कुछ कंटेंट पे ऑब्जेक्ट करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कंटेंट पे ऑब्जेक्ट हो जाए। इस वजह से जब मैं वबा का ज़िक्र करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस वबा का ज़िक्र कर रहा हूँ। देखिए, ये जो कोल्ड वॉर चल रही है, इस कोल्ड वॉर के दौरान ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस और चाइना का, इस यूएस और चाइना के इस ये कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन डीप से डीप तर होता जा रहा है, गहराई में जाता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है कि अब ये वबा आ गई है तो अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, बल्कि ये इस वबा से पहले की कहानी है। कहते हैं कि हादसा एक पल में नहीं होता, वक्त करता है बरसों परवरिश उसकी। इस तरह की कोई कहानी है, कोई कहा शेर है, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो ये भी एक इस तरह इवेंट नहीं है कि ये आज वकूफ़ पज़ीर हुआ है, बस ये हमें नवंबर के बाद देखा है इसको कि ये वबा आ गई और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, बल्कि ये एक पुरानी चीज़ चल रही है। और ये शायद हमारे दौर में एक बड़ा डिफ़ाइनिंग किस्म के का एक इवेंट होगा, जो हम इसको अपने दौर में देखेंगे। ये वाली जो जनरेशन है, जिसको पिछले कोल्ड वॉर के बारे में जब हो रही थी तो इतना शऊर नहीं था, पॉलिटिक्स का इतना पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब जाके वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती है। और तो ये हमारे लिए इस एज में एक बहुत ही डिफ़ाइनिंग किस्म के इवेंट्स होंगे जो आगे अनफोल्ड होते हुए जा रहे हैं, और उसको मैं समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए। देखिए, अगर आप चाइना को देखें तो मिलिट्री से लेकर टेक्नोलॉजी तक, फिर इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक, इसके दौरान जो है ना, वो चाइना और यूएस के बीच में दुनिया में ये मखासमत तकरीबन पिछले 20 साल से चल रही है, और ये मखासमत दिन ब दिन आगे बढ़ रही थी। और अब जब फाइनली जब वबा आई है, तो इस वबा के अंदर भी ये मखासमत या इनका ये जो आपस में जो इख्तलाफात थे, ये बहुत बड़े हैं और एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए हैं ये दोनों ममालिक। लेकिन ये आपको मैं ट्रेस करूँगा पीछे से कि ये कहाँ से हो रहा है। फिर अब इसमें ख़ास तौर पर यूरोप को ये डिसाइड करना है कि अगर ये दोनों मुख्तलिफ़ कैंप्स बनते हैं, जैसे कि हमारे पास पुरानी वाली कोल्ड वॉर थी, अगर ये मुख्तलिफ़ कैंप्स बनते हैं तो यूरोप के ममालिक किस कैंप में जाना पसंद करेंगे, और उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो शायद आप तक 2-3 हिस्सों में पहुँचे, क्योंकि इसको एक हिस्से में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसको 3 या उससे भी स्क्वीज़ करके 2 हिस्सों में पहुँच जाए, लेकिन एक हिस्से में इसका पहुँचना मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। है बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो बैनुल अक़वामी सियासत में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसको आखिर तक देखिएगा और दोनों सीरीज़ मेरे देखिएगा, 2 या 3 वीडियोस जितनी भी आती है आप उसको देखिएगा। देखिए, इसमें इसको ये मैंने आपको वबा की बात बताई है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा नीचे जाके वबा से नीचे लिंक अप करना है इसको। और फिर इसमें हमने ये भी देखना है कि देखें 2020 में जनवरी के महीने में जब ट्रंप की और शी जिनपिंग की डेवोस में मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग जो है वो मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उस वक्त उन दोनों के ताल्लुकात का ये आलम था। फिर जब ये वबा फूटी है चीन के अंदर, तो उसके बाद भी ट्रंप ने कहा था कि चीन बहुत बेहतर कर रहा है इस वबा पे काबू पाने के लिए, और हमारी सारी जो हमदर्दियां हैं या दुआएं हैं वो चीन के लोगों के साथ हैं।
और चीन की हुकूमत के साथ है। इस वक्त तो यहाँ तक तो ताल्लुकात इनके अच्छे थे और डेवोस के अंदर इन्होंने एक जो इनकी ट्रेड वॉर चल रही थी उसके हवाले से इन्होंने एक फेज़ 1 एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी ट्रेड वॉर या उसके अंदर जो ट्रेड रिलेशंस में जो टेंशन्स थी उस टेंशन्स को कम करने के लिए भी इन्होंने आमादगी का इजहार दोनों लीडर्स ने कर लिया था। लेकिन उसके बाद ये वबा आई और वबा जब वहाँ से निकली चीन से और फिर जब इसने अमेरिका के अंदर अपने पंजे गाड़े तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख जो था वो चीन की हुकूमत और जो बैनुल-अक़वामी सेहत का इदारा है यूनाइटेड नेशन के अंदर WHO, उसके पास उन्होंने फिर इसको जाके कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तोपों का रुख वहाँ पे मोड़ा क्योंकि आगे उनका इलेक्शन पे नज़र है। ये को मैं अपनी पिछली काफ़ी चीज़ों में काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आगे उनके लिए इलेक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इलेक्शन में वो जीतना चाहते हैं हर हाल में, और अब तो ये जॉर्ज फ्लॉयड का भी मसला बन गया है, तो अब इससे भी निकलने में वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। लेकिन खैर वो इस वीडियो का मौजू नहीं है, उस पर अगर आपने कोई मेरी वीडियो देखनी है तो वो मेरा ख्याल है पीछे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे या मेरे वीडियोज़ के सेक्शन में चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें वो है। अब इसको एक जियोपॉलिटिकल स्पैट कहा जाता है। जियोपॉलिटिकल स्पैट इसको कैसे कहा जाता है? देखें, अमेरिका की एक ब्लेम चाइना पॉलिसी है और चाइना की ब्लेम US पॉलिसी आ गई है जवाब में। अमेरिका कहता है कि ये वबा चाइना से निकली है, चाइना ने इसको सोर्स पे जो है वो काबू नहीं किया था, और जब इसको वहाँ पे काबू नहीं किया तो इसके बाद ये वबा हमारी तरफ आ गई है। दूसरे साइड पे चाइना कहता है कि नहीं, जो यहाँ पे जंगी खेल हो रहे थे जिसमें कि मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी जो थे वो आ रहे थे, तो ये आपके फ़ौजी जब हमारे पास चीन आ गए थे, इसी शहर के अंदर आए थे, तो ये वबा वो अपने साथ लेके आए थे। ये जो वबा थी ये वो अपने साथ लेके आ गए थे। अब अमेरिका और लेकिन ये दोनों कॉन्स्पिरेसी, आप जहन में ये याद रखिएगा कि ये दोनों कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं और ये हमें पुराने वाले कोल्ड वॉर के अंदर भी इस किस्म के दोनों ममालिक के बीच में उस वक्त का USSR राइवल था, अब चीन है, तो अमेरिका और USSR के दरमियान हमें इस किस्म की इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाने वाली बातें हमें मिला करती थी। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये एक इन दोनों के दरमियान जो है एक सर जंग जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हम उसके बिल्कुल दहाने पे हैं और एंटर होने वाली है दुनिया उस सर जंग के अंदर, ये होने वाला है। अच्छा जनाब, चाइनीज़ का फिर एक और गिला है, वो कहते हैं कि देखें अमेरिका के साथ हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड के ताल्लुकात भी रखे, अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन अमेरिका ने हमसे रूगर्दानी की है या हमारी तरफ हमसे जो है वो मुंह मोड़ के बैठ गया अमेरिका, और अब अमेरिका सिर्फ अमेरिका के ऊपर फोकस कर रहा है, अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी पे फोकस कर रहा है, वो हमारी तरफ नहीं आ रहा। तो ये उनके कंसर्न्स हैं चाइनीज़ के। इस वजह से आप यहाँ पे भी देखते हैं कि चाइना और अमेरिका के ये जो कंसर्न्स हैं ये आगे बढ़ेंगे और ये इनके जो मामलात हैं अगर उनमें मैंड ना हुए, जो कि मुझे अब नहीं लगता कि ये मैंड होंगे, क्योंकि चीन ने ऊपर जाना है और अमेरिका उसका ऊपर आना बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर उसके अंदर हालात बिगड़ते हैं। अब चीन अगर तुसरीडीज़ ट्रैप को अवॉइड करता है, तुसरीडीज़ ट्रैप से होता है कि अगर एक राइजिंग पावर है और दूसरा इस्टेब्लिश्ड पावर है, अगर ये राइजिंग पावर ऊपर जाता है तो ये जो इस्टेब्लिश्ड पावर है इसकी कोशिश होगी कि वो उसको कहीं ना कहीं पकड़े और कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर और ये तुसरीडीज़ ट्रैप होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर इनबिल्ट होता है। जब एक पावर राइज पे जाती है तो दूसरा जो ऑलरेडी एक पोजीशन पे होता है और ये जो राइजिंग पावर होती है ये उसकी पोजीशन लेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो वो जो पोजीशन पे होता है वो उसको ऊपर आने से रोकने के लिए मुख्तलिफ पैंथरे बदलता है, मुख्तलिफ जाल बिछाता है और आखिर में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट तक बात जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल तुसरीडीज़ ट्रैप। तो अगर चीन अपने आप को बचा पाता है इस तुसरीडीज़ ट्रैप से तो फिर तो उसका राइज स्मूथ होगा, लेकिन अगर वो नहीं बचा पाता, जो कि लग रहा है कि शायद इनका कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है, कहीं ना कहीं पे जाके इनका कॉन्फ्लिक्ट दोनों का होगा, किसी न किसी थिएटर पे, डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन किसी और थिएटर पे इनका कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि कोल्ड वॉर में होता है कि डायरेक्टली आप एक दूसरे के सॉइल पे जाके नहीं लड़ते, डायरेक्ट अटैक्स एक दूसरे के ऊपर नहीं करते, लेकिन किसी तीसरे मुल्क में जाके आप लड़ रहे होते हैं प्रॉक्सीज के ज़रिए से इधर उधर। तो ये चीज़ इनकी होगी, वो कब होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से कोई एक जब बहुत कमज़ोर हो जाएगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बहुत कमज़ोर नहीं होता तो जब तक ये दोनों अपने जिसको हम कह सकते हैं अपने पावर के जोन में होंगे और इनमें से कोई एक सक्सेसफुल नहीं हो जाता
तब तक ये चीज़ होगी और ये थ्यूसिडियस ट्रैप को अवॉइड करना चीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये हो गई है कि अमेरिका ने जितने पैसे वो देते थे आलमी सेहत के इदारे को, उन्होंने उस आलमी सेहत के इदारे से वो तकरीबन कोई 45 करोड़ डॉलर के करीब देते थे। वो 45 करोड़ डॉलर की उन्होंने वो पैसे चीन वापस ले लिए, कहते हैं हमने नहीं देने। फिर वो उनकी मीटिंग में जाके शरीक नहीं हुए। जवाब में चीन ने क्या किया कि चीन ने वहाँ पे 2 अरब डॉलर जो है वो दे दिए उसको, 1 साल का फ़ंड। और अब ये जहाँ पे अमेरिका जहाँ से रिट्रीट कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका पीछे हटा, वहाँ पे चीन आगे आया। तो ये देखें, जितना स्पेस अमेरिका अपनी गलतियों से छोड़ रहा है उतनी स्पेस चीन आगे कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चीन इस वक्त पूरी तरह दुनिया की सियासत के ऊपर हावी होने के मूड में है और उसको जहाँ पे भी अमेरिका से कोई गलती होगी वो करेगा। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसको मैं ट्रेस करूँगा आपको तकरीबन पिछले 20 साल में, लेकिन उस पर हम थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको ये कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूँ, कुछ फैक्ट्स रख दूँ, ताकि आपको थोड़ी सी बात जो है उसकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। अब दूसरे साइड पे जितनी भी सेहत के हवाले से सप्लाईज थी, सेहत के इक्विपमेंट जितने भी थे इस वबा के दौरान, आपने देखा कि अमेरिका से लेके यूरोप तक इन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक के सेहत की ज़रूरियात या उनके लिए जो रिक्वायर्ड सप्लाईज थी वो सारी की सारी चीन ने प्रोवाइड की हैं। इसका मतलब ये है कि चीन इनको एक सपोर्ट दे रहा है जो कि माजी में अमेरिका देता हुआ नज़र आता था, लेकिन आज अमेरिका को भी ये सपोर्ट चीन दे रहा है। तो ये उसकी एक और अलामत है कि चीन आगे जा रहा है, लेकिन ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होगा और कोई भी अपनी पोजीशन को इतने आसानी से लूज़ करना बर्दाश्त नहीं करता, तो वो आगे जाएगा। फिर फॉक्स न्यूज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं अमेरिका के साथ चीन के साथ मुकम्मल तौर पर अपने ट्रेड रिलेशंस को ख़त्म करने के बारे में मैं सोच सकता हूँ, हम कर सकते हैं, अमेरिका कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इनके ये रिलेशन मुकम्मल ख़त्म होते हैं तो ये इन दोनों ममालिक के बीच में ताल्लुकात कहाँ जाएंगे, इस पे हम बाद में थोड़ा आएंगे कि ये रिलेशन जब ये ख़त्म करेंगे तो ये क्या होगा। अब जब हम चीन के बारे में देखते हैं तो चीन ने क्या किया। चीन देखिए 1949 में वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था और उसके बाद चीन में गुर्बत थी और काफ़ी उनके हालात जो थे वो नागुफ्ता बे थे, लेकिन उन्होंने वो अपने उस हवाले से जो थे वो चीन अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। फिर जब माओ जब गया और फिर जब उसके बाद जब बाद में आने वाली लीडरशिप आई, पर्टिकुलरली डिंग जियाओपिंग, ये जब आए तो इन्होंने 1970 में चीन की इकॉनमी ने 1970 से वहाँ से ग्रोथ शुरू कर दी, क्योंकि डिंग जियाओपिंग का जो आइडियल्स थे वो कुछ और थे और माओ ज़ेडुंग के अपने कुछ और ख़यालात थे। तो डिंग जियाओपिंग ने आके चीन की इकॉनमी के रिवाइवल का जो बेड़ा था वो अपने सर उठाया। उसमें उन्होंने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी बनाए, जिसकी कहानी हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, हमने भी उस ज़माने में फिर उनकी देखा देखी करने की कोशिश की। शेंज़न में उन्होंने अपना पहला स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक और भी काम किया कि उन्होंने उधर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो माओ के पैरोकार थे या माओ के ख़यालात के साथ ज़्यादा मुत्तफ़िक लोग थे, तो जब डिंग जियाओपिंग आए तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक क्लेंजिंग का अमल शुरू किया। उन्होंने वहाँ माओ के हम ख़याल लोग जो थे, जो माओ के आइडियालॉजी पे चलने वाले लोग थे, उन्होंने उनकी क्लेंजिंग शुरू की, उनको पार्टी से निकाला, कुछ उनको मतलब पॉलिटिक्स से दूर किया, निकाला वहाँ से। और फिर उसकी जगह वो ये लेके आ गए कि प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स लेके आ गए पार्टी के अंदर, जो कि दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी को समझते थे और उन्होंने चाइना की इकोनॉमी के डोमेस्टिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट पे चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज़ बनानी शुरू की। ये जो आपको फिर नज़र आता है कि उनका जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, ये फिर उस स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो है ये फिर वहाँ से 1979 ऑनवर्ड्स फिर उनकी ये कहानी चलती है। और अब आप सीपैक के तहत देख रहे हैं कि हमने भी जो है वो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना दिए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तकरीबन 9 का जो है वो हमने ऐलान किया हुआ है कि 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स अलॉन्ग सीपैक हम लगाएंगे पाकिस्तान। तो ये एक मॉडल होता है, उस पर भी किसी टाइम हम बात करेंगे कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा।
ताकि जितने भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इंटरनेशनल इकॉनमी के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से या इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के इकॉनमी के हवाले से दिलचस्पी रखने वाले मेरे जो नाज़रीन हैं या सामीन हैं, उन तक वो बातें भी क्लियर हो जाए। लेकिन आज का फोकस हमारा चीन और उसके हवाले से है। फिर उन्होंने फिर एक बड़ा इवेंट हुआ, ये डिंग जाओपिंग तो चले गए, फिर ये इसके बाद इनके सक्सेसर्स इनकी पॉलिसी को आगे लेके चल रहे थे और वही इकोनॉमिक जोन्स और चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ आराम से हो रहा था। लेकिन इसमें एक बड़ा जो माइलस्टोन था वो 1997 के अंदर हांगकांग का चाइना को रिटर्न करना था, जो बरतानिया से रिटर्न होके आ गया चाइना के पास। वो 100 साल की लीज़ पे बरतानिया के पास था, वो लीज़ ख़त्म हो गया तो चाइना को उन्होंने वो वापस कर दिया। तो हांगकांग जो था वो जब चाइना के पास आया तो वो एक मॉडर्न मुल्क ने या कैपिटलिस्ट इकॉनमी ने उसको गवर्न किया था हांगकांग को। वो चीन के पास आया तो चीन ने उसके इकोनॉमिक मॉडल को छेड़ा नहीं है, उसके इकोनॉमिक स्टेटस को चीन ने वहाँ पे रहने दिया और साथ साथ अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी बढ़ाता गया। तो ये एक बहुत बड़ा, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्टेपिंग स्टोन था जिसको कि मॉडर्न इकॉनमी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी में चाइनीज़ इकॉनमी की इंटीग्रेशन जो थी वो यहाँ से भी फिर मज़ीद जो है वो बढ़ने लग गई। अब आते हैं हम अपने असली मौजू पे, जहाँ से हम अमेरिका का ज़वाल और चीन का अरूज जो है उसको देखेंगे। 1997 तक तो मैंने आपको बात बता दी कि वो यहाँ पे ऐसे हुई है, लेकिन अब 1997 के बाद क्या होता है, आ जाते हैं 2000, नई सदी शुरू हो गई, नई सदी आ गई थी। इसी दौरान WTO आ गया था 1995 में, चीन अभी उसका हिस्सा नहीं बना था। इसी दौरान अमेरिका में बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, वहाँ पे अटैक हो जाता है और 9/11 का जो अटैक होता है, ये अल्फाज में उर्दू में इसलिए बोलूँगा कि यूट्यूब उसको फिर ज़रा शक की नज़र से उस वीडियो को देखता है और फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो 9/11 का जब ये अटैक हुआ था वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका तो मसरूफ़ हो गया, उसका बदला लेने के लिए वो इस ख़ित्ते में आया, उसने यहाँ पे जंग छेड़ी। अक्टूबर में वो आया और उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग छेड़ी। तो वो जब जंग उसने छेड़ी, वो जंग में इन्वॉल्व हो गया, उसने उन अटैकर से बदला लेना था। जितने भी उन्होंने लोगों ने वो हमला किया था, वो समझते थे कि जिन जिन लोगों ने हमला किया है उनसे हमने बदला लेना है। तो वो बदला लेने के लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस हुकूमत को उसने डिसलॉज किया, जंग में मुब्तला हो गया, इन्वॉल्व हो गया। इसी दौरान 2001 के दिसंबर में चीन जो था वो WTO का मेंबर बना और दुनिया की जो इकॉनमी थी उसमें चीन जो था वो अपनी एक इनपुट या WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन से अब चीन अपने लिए फ़ायदा उठाना जो है उसने शुरू कर दिया था 2001 के दिसंबर के बाद। तो यहाँ से फिर एक और ग्रोथ की एक और कहानी है कि अमेरिका जंग में इन्वॉल्व है, लेकिन चीन जो है वो अपनी इकॉनमी को बिल्ड कर रहा है। वो जंग में नहीं है, वो बिल्कुल उससे कोई गरज ही नहीं है। जब उस ज़माने के आप अखबारात उठा के देखें, अखबारात में लिखा होता था कि अमेरिका चीन को घेरने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन चीन को इन तमाम बातों की समझ आ रही थी, लेकिन वो उस वक्त उसने अपने गोल पे फोकस किया हुआ था। इसमें हमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी नेशन के लिए सबक है। जब आप अपना एक गोल सेट करते हैं, आप उस गोल पे फोकस करें, आसपास जो भी हो रहा है उस थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिटैच कर लें वहाँ से, लेकिन अपने एक मेन गोल पे फोकस करें। तो चीन ने भांप लिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर मेरा कोई मकाम नहीं है, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो उसने अपनी इकोनॉमी WTO के रूल से फ़ायदा उठाया, जबकि अमेरिका वहाँ पे दूसरे साइड पे इन्वॉल्व था। अब उस दौरान चीन के अंदर जब ये WTO का मेंबर बना तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई, यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो गई, बहुत एक्सपोनेंशियल किस्म की चीन की ग्रोथ शुरू हो गई। यहाँ पे लेबर चीप लेबर थी, उस चीप लेबर की वजह से बहुत ममालिक ने आके यहाँ पे अपनी कंपनीज इधर इन्वेस्ट कर गई कि चीन में फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। चीन ने अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी एक ख़ास लेवल पे लेके चले गए थे बाय देन, और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बनानी, अपनी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। और वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो यूरोप और अमेरिका में करते थे, वो वहाँ से लाके यहाँ पे पर्टिकुलरली अमेरिका की कंपनीज़ ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दी कि यहाँ पे लेबर चीप है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ फर्म्स थे वो चीन आ गए और चीन की इकॉनमी की ग्रोथ और भी तेज़ होनी शुरू हो गई। फिर आते हैं यहाँ से हम 2008 में। 2008 जो था वो चीन के लोगों के लिए या चीन के लिए एक बहुत बड़ा साल कंसिडर होता है।
वजह क्या है कि चीन को तो ये लोग पहले पाबंदियों में रखा करते थे और अपने करीब भी नहीं आने देते थे, फिर फाइनली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर उनकी इकोनॉमी कमज़ोर थी ये वो, लेकिन 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुए। ओलंपिक का किसी मुल्क में होना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स हुए, वो वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल पार्टी का सा समा था कि बीजिंग में ओलंपिक्स हो रहे हैं और वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा था। तो बीजिंग ने वहाँ पे तकरीबन ओलंपिक से कोई 2 महीने पहले ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लेके आ गए ताकि कम गाड़ियाँ सड़कों पे चले, पोल्यूशन कम हो। तब जब ओलंपिक्स हो तो बीजिंग जो है या उसका जो होराइज़न है वो क्लियरली नज़र आए, खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात ना हो, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए मुश्किलात ना हो। उसने इतने ज़्यादा मेजर्स उठाए बीजिंग ओलंपिक्स में और दुनिया के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि देखें जी, हम अगर हमारा कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पे आप क्या इतना बड़ा इवेंट को होस्ट करने के काबिल हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं सादत की बात समझी जाती है मॉडर्न वर्ल्ड में अगर किसी मुल्क में ओलंपिक्स हो जाते हैं। लेकिन ओलंपिक्स के तकरीबन 3 हफ्ते बाद एक और काम होता है। लेमन ब्रदर्स जो हैं अमेरिका में, वो बैंकरप्ट होते हैं। ऑलरेडी रिसेशन चल रहा था इकोनॉमिक का, लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट होते हैं, अमेरिका और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाती है। इकोनॉमिक रिसेशन आता है 2008 में। जब वो इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो फिर चीन जब WTO में आया था तो उसने ग्रोथ काफ़ी कर ली थी। इकोनॉमी उसकी GDP ग्रोथ जो थी वो 5 और 6 के दरमियान जो थी वो सालाना ग्रोथ उसकी हो रही थी और काफ़ी एक्सपोनेंशियल किस्म की ग्रोथ चीन की हो रही थी उस वक्त। तो चीन ने उस वक्त दुनिया को जितनी भी इकोनॉमी के हवाले से बैकअप था वो प्रोवाइड किया, दुनिया को उन्होंने सपोर्ट किया। वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त 2008 में आए थे और उसमें सिर्फ दुनिया को नहीं, अमेरिका बिलखसूस जो उस वक्त सोल सुपर पावर था उसको भी उसने सपोर्ट किया चीन ने। और तकरीबन आने वाले 3 सालों में चीन ने उनको $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो था उनका कर्जा वो अपने ज़िम्मे ले लिया, बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लिए ताकि अमेरिका के पास डॉलर्स चले जाएं और अमेरिका की इकोनॉमी को एक सहारा मिल सके। तो ये चीन ने उस वक्त 2008 से लेके आगे 3 साल लगाए तो 11 तक तकरीबन चीन ने ये काम कर दिया था। यहाँ से अब अमेरिका में क्राइसिस आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन चीन के ओलंपिक्स भी हो गए और जब अमेरिका में वहाँ पे उन्होंने पैसे भी दे दिए ताकि अमेरिका भी खड़ा हो, क्योंकि फिर यही चीज़ें यहाँ से बन के अमेरिका में जाके बिकती है तो उससे फिर चीन को भी फ़ायदा होता है। तो वो इस सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने वहाँ पे पैसे भी दे दिए। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है अगर आप इसको समझें। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली चीन जो है वो ऊपर जा रहा है, अमेरिका गलती करता है, चीन उससे फ़ायदा उठाता है। अमेरिका जहाँ पे लड़खड़ा जाता है चीन वहीं पे आके बड़ा स्ट्रांगली चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो उस तरह नहीं लड़खड़ाता जैसे कि अमेरिका लड़खड़ा रहा होता है। यहाँ पे बात यहाँ तक आ गई है 2008 की बात। फिर उसके बाद आईफोन और आईपैड जो हैं इन्होंने भी चीन के अंदर जाके उनकी जो सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्रीज थी उसके अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, ये क्राइसिस के बाद जो था, क्योंकि वो अब अमेरिका के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। तो उन्होंने आके चीन में सब कुछ शिफ्ट कर दिया ताकि यहाँ पे वो चीप लेबर से फ़ायदा उठा सके। तो एक और इन्वेस्टमेंट जवाब में वो इधर लेके आ गए अपनी तरफ और इनका मैन्युफैक्चरिंग जो था वो चीन के अंदर होना शुरू हो गया। तो अगर आप इसको देखें तो है तो वो अमेरिका की कंपनियाँ इधर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, लेकिन फ़ायदा तो चीन को हो रहा है क्योंकि चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके लोगों को जॉब मिल रही है और उसका GDP बढ़ रहा है, उसके अंदर इतने सारे पैसे आके इन कंपनीज ने इन्वेस्ट कर दिए। फिर एक और अहम बात आती है और वो अहम बात आती है 2013 में जब चीन के अंदर सदर शी जिनपिंग बने, चीन के जो सदर थे वो शी जिनपिंग बने। वो फिर एक और कहानी शुरू होती है वहाँ से कि चीन के अंदर जब इनके सदर बने शी जिनपिंग तो इन्होंने क्या किया कि चीन की इकोनॉमी जो थी वो ऑलरेडी उस वक्त अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से चीन की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। तो शी जिनपिंग जब आए तो उन्होंने ये किया कि जनाब इकोनॉमी तो ऑलरेडी US की इकोनॉमी को तकरीबन ओवरटेक कर रही थी, पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टर्म्स में चीन का तकरीबन राइवल तो आप कह सकते थे अमेरिका था, लेकिन चीन उसमें आगे निकल रहा था। और इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री की मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त, इकोनॉमिक टर्म्स में वो आगे निकल रहा था 2013 में। शी जिनपिंग ने क्या किया कि जो इकोनॉमिक पावर था, ख्वाब था चीन का, जो कि अभी तक वो डेंग जाओपिंग के पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा थे, शी जिनपिंग ने उसको भी रखा, लेकिन साथ साथ उससे एक
बड़ी चीज़ की बात कर दी। और मार्च 2013 में उन्होंने अपने एक खिताब में कहा कि चाइनीज़ ड्रीम, यानी चीनी ख्वाब, जिस तरह हम कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, ठीक है, तो वो एक चाइनीज़ ड्रीम लेके आ गए थे। रेनेसेंस, चाइनीज़ रेनेसेंस की वो बात कर रहे थे, या चाइनीज़ ड्रीम की वो बात कर रहे थे। अब ये गोल्स की बात हो रही है कि एक लीडर आया, उसने अपने बड़े इतने बड़े बड़े गोल्स उसने अपने सेट कर दिए। फिर और ये उनका एक कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं। देखिए वहाँ पे कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम है, लेकिन वो अथॉरिटेरियन रिजीम आपको उस वक्त वो ये बता रही थी कि जितनी भी हमारी ग्रोथ हुई है, दुनिया ये कह रही थी कि ये बाय एक्सीडेंट हुई है, अमेरिका यहाँ पे गलती करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से जाके समहाउ इनका तुक्का लग जाता है। लेकिन वो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नहीं जी, कोई तुक्का नहीं लगता, प्रॉपर प्लानिंग हुई है और प्लानिंग के तहत हम आगे जा रहे हैं, तुक्के की बात ही नहीं है। तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी बता रहा है, क्योंकि अगर आप 1980 की दहाई में देखें, जब चीन जो था उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1979 में बना, और फिर आप 80 की दहाई में अर्ली में जाएं तो हिंदुस्तान और चीन ये तकरीबन एक लेवल के इकोनॉमिक पावर्स थे उस वक्त, दोनों की इकोनॉमीज़ का हुजम तकरीबन बराबर था। लेकिन अब आप देखें कि हिंदुस्तान किधर है और चीन किधर है। ये मैं 2013 की भी बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत ही आगे है चीन। 2013 में भी हिंदुस्तान काफ़ी पीछे था और चीन काफ़ी आगे था। इससे एक और बात भी इस्टेब्लिश होती है, वो बात ये इस्टेब्लिश होती है कि चीन के इस अमल ने या इस ग्रोथ ने दुनिया को ये बात भी बता दी है कि आप जिस तरह हम कहते हैं डेमोक्रेसीज़ में जो है वो प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है, चीन ये बात भी बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेमोक्रेसी हो तो फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। हिंदुस्तान का तकाबली जायज़ा वो अपने साथ पेश करते हुए ये भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी, हिंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चीन को आप देखें, आप उसको कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट रजीम है, अथॉरिटेरियन रजीम है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। आपकी ज़्यादा कंपनीज़ हमारे पास बैठी हुई है और हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं बैठी हुई हैं आपकी, जितनी चीन के अंदर बैठी हुई हैं। ये भी एक बात हो रही है। अमेरिका ने फिर एफर्ट्स बहुत किए कि हिंदुस्तान में भी आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के अपने अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकी। लेकिन चीन ने उनको वो रिक्वायर्ड पॉलिसीज़ का सेट ऑफ पॉलिसीज़ बना के दे दी, क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम थी, फटाफट पॉलिसी बनाई, कोई अपोजिशन की तरफ से जो था वो मुखालफत नहीं आ रही थी और पॉलिसीज़ बना के उनको दे दी उन्होंने। तो वो यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं। जबकि दूसरे साइड पर 2013 ही के अंदर अमेरिका में क्या हो रहा था, हुकूमत का शटडाउन हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के बिल पे साइन नहीं कर रही थी, उसमें उसके बजट पे साइन नहीं कर रही थी कि बेसिक सर्विसेज जो हुकूमत आवाम को प्रोवाइड करती है, और फिर उस सर्विसेज की मद में जितने लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है, जो उसमें काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या इनकी तनख्वाहें क्या। तो 2013 में अमेरिका के अंदर इकनॉमिक शटडाउन हो रहा था, बहुत बड़ी खबर बनी थी। लेकिन 2013 में वो कहते हैं कि चाइनीज़ ड्रीम और रेनेसेंस, चाइनीज़ रेनेसेंस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये बात हो जाती है। फिर तकरीबन उसी दौरान जब ये इकोनॉमिक शटडाउन अमेरिका के अंदर हो रहा था, तो जनाब ये मेरा ख्याल है शी जिनपिंग जो थे वो इंडोनेशिया गए थे, जकार्ता शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज़ आप इस फैक्ट को आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा हाफजा साथ दे रहा है वो जकार्ता गए हुए थे। जकार्ता में उन्होंने उसी दौरान जब अमेरिका भी इकोनॉमिक शटडाउन के मतलब फिर वो बिल बाद में अप्रूव हो गया, लेकिन उसी आसपास के दिनों में उन्होंने वन बेल्ट वन रोड, ओबोर जिसे हम कहते हैं, उसका ऐलान कर दिया शी जिनपिंग ने कि हम ओबोर बनाएंगे। वो जो चाइनीज़ ड्रीम की वो बात कर रहे थे कि आगे जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेंगे, उन्होंने ओबोर का ऐलान कर दिया, ठीक है। और अब ये ओबोर का जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ये एशिया से बाहर जाके यूरोप और अफ्रीका के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जो कि इकोनॉमीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। और वो एग्जांपल देते थे कि आप आ जाएं चाइना के अंदर, देखें हम क्या कर रहे हैं। चाइना ने कितना बड़ा रेल और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क में खड़ा कर दिया है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको पूरे एशिया में ला के देंगे, हम आपको यूरोप और अफ्रीका के अंदर ला के देंगे। उसके साथ क्या हुआ कि अब जो है, और अच्छा फिर मज़े की बात यह है कि जो वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको देंगे। मज़े की बात यह है कि वो बड़ा लुक्रेटिव किस्म का एक पैकेज था कि जनाब आपके मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो मगरब आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है, मुख्तलिफ IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ शराइत के अंदर आपको बांधता है। चीन जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपके मुल्क के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है कि अथॉरिटेरियन रूल कर रहे हैं आप, किस पॉलिसीज़ के तहत आप कर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है,
आपके मुल्क के अंदर करप्शन है कि नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे, चीन आपको डेवलप करके देगा। और आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इन ममालिक को अपनी तरफ खींच रहा था, अफ्रीका को और यूरोप को। तो वो यहाँ पे ये काम कर रहा था, ठीक है। और इस वाले पॉइंट्स को ख़त्म करके ये फिर मेरा ख्याल है कि वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी बाकी डिस्कशन होगी उसको हम आगे की तरफ पे लेके जाएंगे। तो चीन जब यहाँ पे ये कर रहा था, तो चीन ने बहुत ममालिक को अट्रैक्ट किया, और अब तक तकरीबन 100 के करीब ममालिक हैं, जिसमें कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं, एशिया के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, साउथ अमेरिका के ममालिक हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं इसमें, जो कि अभी तक जिसको हम कहते हैं हु हैव साइंड अप फॉर ओबोर, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, जिन्होंने अब तक साइन किया हुआ है। यहाँ तक इस बात को आज हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कोई आधे घंटे की हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कहानी को यहीं से आगे लेके जाएंगे, देखेंगे कि ये मामलात फिर अमेरिका और चीन के दरमियान कहाँ तक पहुँचे और आज हम किधर खड़े हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।